मेरे लिए मेरी ज़िंदगी एक क्रिकेट मैच की तरह है। किसी बॉल पे आप चौका लगा देते हैं, किसी बॉल पे आप छक्का मार देते हैं और ज़रा सा ध्यान चुके तो आप किसी बॉल पे आउट भी हो जाते हैं। एक घटना मेरे बचपन में हुई जिसने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। हम महाकाल में खेल रहे थे और एक लोहे का सरिया मेरे पैर में घुसा, बहुत सारा ब्लड आने लगा। मैं घबरा गया कि कहीं घर पे ये मालूम ना हो जाए। वहीं पे मैंने देखा तो वहाँ पे एक गंदा सा कपड़ा था जिसको मैंने पैर में बांध लिया। छोटा सा बच्चा था मैं और घर पे छुपते छुपाते जब जा रहा था तो मेरे जो सेकंड नंबर के भैया थे उन्होंने जब देखा कि पैर से खून बह रहा है तो उन्होंने मुझे कहा कि ये लड़का अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये लड़का अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ये बात मुझे इतनी चुभी कि इस बात ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। अगले दिन सुबह 3:30 बजे मैं ग्राउंड पे था, पैर में लगी हुई थी लेकिन मैं बेतहाशा दौड़ रहा था और बात मेरे कानों में गूंज रही थी कि ये लड़का अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। फिर मेरे जो एक और भैया थे उन्होंने मेरा दाखिला क्रिकेट में करा लिया और मेरे पहले गुरु बने सुधीर चौहान भाई साहब। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। खेलते खेलते नाम होने लगा। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे जॉब की ज़रूरत है। एसआई की एग्ज़ामिनेशन दी, सेंट्रल एक्साइज की एग्ज़ामिनेशन दी, बैंक की एग्ज़ामिनेशन दी, सभी में रिटर्न में पास हो जाता लेकिन स्पोर्ट कोटे में कहीं भी मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। इसी बीच कहीं से मुझे फ़ोन आया, एक शहर से मुझे फ़ोन आया कि यहाँ पे रेलवे में 3rd ग्रेड में कुछ वैकेंसी खाली है और तुम जैसे क्रिकेटर का निश्चित रूप से यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। वहाँ पे मैंने बायोडाटा सबमिट किया। 2 महीने वहाँ से जब कुछ कॉल नहीं आया तो मैंने उनको कॉल किया। उन्होंने ये कहा कि इस शहर के लोग नहीं चाहते कि आप यहाँ पे आके रेलवे में ज्वाइन कर लें। करीब 20 या 22 लोग आए थे और उन्होंने भरे ऑफिस में सभी के सामने आपके बायोडाटा को आग लगा दी। ये सुन के मैं पूरी तरह से टूट गया था, पूरी तरह से जैसे मैंने अपने आप को बंद कर लिया था। और तभी मुझे लगा कि क्रिकेट के साथ साथ कुछ और भी करना चाहिए और मैंने गाना लिखना शुरू किया, मैंने भजन लिखना शुरू किए। उसी वक्त मेरी मुलाकात मेरे भैया के थ्रू किशोर शास्त्री जी से हुई जो कि क्रिकेटर थे लेकिन उनका गाना एक सुनील शेट्टी की फिल्म विनाशक में आने वाला था। मैं उन्हें लगातार गाने भेजने लगा और फिर मैंने उनको एक मुखड़ा भेजा, बम्बई की छोरियाँ बचा बप्पा मोरिया। वो मुखड़ा उन्होंने विनाशक के डायरेक्टर रवि दीवान जी को सुनाया तो वो बताते हैं कि उस वक्त वो सॉफ्टी खा रहे थे और उनके हाथ से सॉफ्टी गिर गई और उन्होंने कहा कि वो बच्चा मुझे अभी इसी वक्त चाहिए। लोकल ट्रेन में बैठ के मैं अगले दिन मुंबई में था, रवि दीवान जी से मिला, मैंने उनको मुखड़ा सुनाया। फिर वो मुझे विजू शाह जी के पास ले गए। बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत मेहनत के बाद वो मेरा गाना फाइनल हुआ और फिर वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो मुंबई में रिकॉर्ड हुआ जिसे उदित नारायण और सपना मुखर्जी ने गाया। इस फिल्म के जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो विजू शाह थे। इस गाने को कोरियोग्राफ किया था सरोज खान जी ने और उसके स्क्रीन प्ले राइटर थे राजकुमार संतोषी जी। और फिर सबसे लास्ट जो मेरा डिविजनल मैच था उसमें मैंने पहली इनिंग में 72 रन किए, फिर सेकंड इनिंग में 101 नॉट आउट किए। तो मेरा सिलेक्शन रणजी ट्रॉफी के उन 24 लोगों में हुआ जिसके के थ्रू 12 लोगों की एक टीम बनने वाली थी। यशवंत क्लब मैदान इंदौर पे मैच था और वो दिन मुझे अभी तक याद है क्योंकि उस दिन इंसिडेंट और एक्सीडेंट दोनों मेरे साथ हुए। मैच की तीसरी गेंद मेरी कलाई पे लगी और उसी वक्त मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया। मैं दर्द से करा रहा था। मैच कंटिन्यू जारी था। 3-4 घंटे मैं जूते का लेस खोल के ऐसा हाथ बंद करके बैठा हुआ था और मुझे कोई डॉक्टर के पास ले जाने वाला नहीं था। तभी वहाँ पे मुकेश साहनी जी आए। वो उज्जैन के ही थे और जिस क्लब से मैं खेलता था उसके वो महागुरु थे। वो मुझे डॉक्टर के पास क्लिनिक में ले गए लेकिन वो क्लिनिक ऑफ थी। उस वक्त ऑफ थी मतलब खुली नहीं थी, हम बिफोर टाइम पहुँच गए थे। तो वो अपने घर में ले गए, वो वहीं पे पास में था और सामने एक ETC चैनल चल रहा था और ETC चैनल पर फिल्म के प्रोमो आ रहे थे। ये मेरा जो गाना रिकॉर्ड हुआ था उसके 1.5 साल के बाद की बात है और अचानक मैंने देखा कि विनाशक फिल्म का वो गाना आया जिसको कि मैंने लिखा था। वो गाना जब स्क्रीन पे चलने लगा तो लिरिक्स में मेरा नाम आया। वो लिरिक्स में मेरा नाम जब आया तो मेरे जैसे छोटा सा बच्चा जो किसी गली मोहल्ले में खेल रहा था उसके लिए इतनी बड़ी बात थी कि सुनील शेट्टी और रवीना टंडन उसके गाने पे परफॉर्म कर रहे थे। उसी वक्त जैसे मेरे हाथ का दर्द पूरी तरह से दूर हो गया। क्रिकेट में बहुत सारी असफलताएं मिल रही थी, अच्छा खेलने के बावजूद भी सिलेक्शंस नहीं हो रहे थे और उस दिन मैंने सोचा कि अब मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। लगभग 1 महीने के बाद मैं मुंबई पहुंच गया और मुंबई पहुंचने के बाद एक अलग तरह की स्ट्रगल थी क्योंकि क्रिकेट में जहाँ फिजिकली मेहनत करनी पड़ रही थी, यहाँ पे अब पूरा मेंटली था। रहने के लिए जगह नहीं थी। मुझे याद है
कि मैं 1200 रुपये लेके केवल मुंबई गया था। क्योंकि पैसे कम थे तो फिर मैं एक डेयरी पे काम करने लगा और डेयरी के अंदर ही मैं गाने लिखता, काम करता, गाने लिखता और मीटिंग्स पे जाता। विनाशक फिल्म के बाद मैंने एक एल्बम किया जिसका नाम था सुन ज़रा, जो रुक्मा राठौर और सोनाली राठौर का एल्बम था, जिसे लता जी ने रिलीज़ किया था और ये सोनी म्यूजिक पर रिलीज़ हुआ था। सुन जरा ओ दिलरुबा, सुन जरा कहता है दिल जिसे। उसके बाद काम मिलने लगा और मुझे याद है कि वो मेरा सौभाग्य था कि एक दिन में मेरे 28 गाने रिकॉर्ड हुए, जिसको इंडस्ट्री के दिग्गज सिंगरों ने गाया। लेकिन वो दुर्भाग्य भी बना कि वो 28 गानों में से एक भी गाना रिलीज़ नहीं हो पाया। फिल्म इंडस्ट्री में लगातार स्ट्रगल था और मैंने देखा कि यहाँ पे चीज़ें बनती तो है लेकिन रिलीज़ नहीं हो पाती है। उसी दरमियान एक बुरी खबर ये आई कि विद इन 7 days मम्मी और पापा नहीं रहे। मैं लौट के आया और मैंने फिर सोचा कि मुझे फिल्म डायरेक्ट करना चाहिए। तो मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ की, एड फिल्म बनाई, शॉर्ट फिल्म बनाई, फीचर फिल्म बनाई। लेकिन मैंने महसूस किया कि कितना भी लोकल स्तर पर काम करें, आप ऊपर नहीं उठ पाते हैं। चीज़ें यहीं बन रही थी और यहीं पे खो जा रही थी। बहुत सारी मेहनत हो रही थी लेकिन उसके नतीजे ऐसे नहीं मिल रहे थे कि जैसे उसके नतीजे मिलना चाहिए। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मुझे बच्चों को एक्टिंग सिखाना चाहिए और ये सिलसिला लगातार कई सालों तक चलता रहा। फिर मुझे लगा कि इंदौर में मुझे एक्टिंग क्लास खोलना चाहिए। मुझे याद है वो क्लास आज भी है, जहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं था और बाथरूम के लिए भी रोड क्रॉस करके दूर जाना पड़ता था। लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह से बच्चे तैयार हो पाएँ। 2 फटी चटाइयाँ थी उस वक्त क्लास पे, बच्चे आते थे लेकिन बहुत जम के हम मेहनत कर रहे थे और धीरे धीरे उसके रिजल्ट आने लगे। कहानी मनमोहन के कृष्ण बनने की, परमावतार श्री कृष्ण। बच्चे धीरे धीरे टीवी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने लगे। क्लास करते रहने के बाद बहुत सारे बच्चे तैयार हो गए थे और मैं चाह रहा था कि उन बच्चों के साथ एक फिल्म में डायरेक्ट करूं जहां पे मेरी क्लास के ही सारे बच्चे हो। तो हमने एक फिल्म प्लान की, रन जिंदगी रन। क्लास के ही सारे बच्चे थे, बजट बेहद कम था उसमें। बच्चों ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया, मैंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया। किसी तरह से हमने उसकी शूटिंग को कंप्लीट किया। शूटिंग को कंप्लीट करने के बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि हमारे पास पैसा नहीं था कि हम किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में चले जाएँ। तो हमने फिर एक फ्रिज के डब्बे को रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया और फ्रिज के डब्बे के अंदर ही हमने फॉली साउंड क्रिएट किया, डबिंग की। और फ्रिज के डब्बे के अंदर ही हमने सारी चीज़ों जो कि पोस्ट प्रोडक्शन में होना चाहिए थी वो कंप्लीट की। इस फिल्म में मैंने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, लिरिसिस्ट, एडिटर, VFX, SFX जैसे सभी कामों को करने का अंजाम दिया। फिल्म किसी तरह से टॉकीज़ में आई। बड़ी हिट रही कि एक ही शहर में लग पाए। उसके बाद कोविड लग गया लेकिन मैं रुका नहीं। बच्चों के साथ मैं लगातार ध्यान के सेशन कर रहा था, एक्टिंग के सेशन कर रहा था। कोविड के टाइम जब 1 साल पूरा आवागमन बंद हो गया था तो हमने घर पे क्लास को अंजाम दिया। सुबह 3:30 बजे उठ जाया करते थे, ध्यान के सेशंस होते थे, स्पीच सेशंस होते थे, एक्टिंग की क्लास होती थी। मेरे को भी तलाश थी एक्टिंग गुरु की। तो मैंने जैसे ही 2nd फ्लोर पे गया, साइलेंटली मैंने सर को देखा सिखाते हुए। वहीं से मेरे को लगा इधर से इधर और यहाँ से सीधे दिल में कि यही वो गुरु हैं जो बच्चों को तार देंगे। वो तो तुम बाहर निकले तो मैंने सोचा तांगा करोगे। तन्वी, बड़ा एक मोनोलॉग था, बहुत बड़ा मोनोलॉग आपने बोला। एकदम जो प्रेशर चाहिए था, रिक्वायर था, वो नहीं मिला उसको। ये ड्रेस एकदम फिट है। आप इसी प्रोफेशन में तो नहीं है? नहीं बोलूँगा लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपने जो भी कॉन्सेप्ट उठाया, जिस तरह से उसको किया, बहुत मेंटेन किया उसको। बहुत सारे उतार चढ़ाव के बीच में मैं अपने आप को देख पाता हूँ कि कितनी असफलताएं मेरी ज़िंदगी में थी, कितनी भागदौड़ मेरी ज़िंदगी में थी। आज मैं बहुत सारे बच्चों के बीच में अपने आप को पाता हूँ
उन तक पहुंचने के लिए मुझे लगभग 5 घंटों का रोज़ बसों से सफ़र करना पड़ता है। कई बार खड़े खड़े आना पड़ता है, कई बार कई किलोमीटर तक पैदल चलना होता है। बच्चों के बीच में जब मैं जाता हूं तो अपने आप से एक सवाल करता हूं कि एग्जैक्टली अब मैं क्या कर सकता हूं, और मेरे भीतर से एक जवाब आता है कि मैं बच्चों को बेहतर से बेहतर भविष्य बनाने में मदद कर सकता हूं। मुझे याद है फर्स्ट डे जब मैं दिनेश सर से मिला था, मैंने उनसे कहा था सर मेरे लिए लाइनें बोलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैं 4 लाइनें बोलूँ तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो सर ने कहा कि जैसे मैं बता रहा हूँ उस टेक्निक्स को तुम अगर फॉलो करोगे तो तुम 4 लाइन तो छोड़ो, तुम पूरा एक मोनोलॉग 4 मिनट का कर सकते हो बिना रुके। मुझे लगा था वो इम्पॉसिबल है, मैंने उस चीज़ को मानने पहले तो शुरुआत में मेरे लिए भरोसा हुआ ही नहीं। तो सर ने उनकी टेक्निक्स बताई, मैंने उन चीज़ों को फॉलो करा। तो आज ये सिचुएशन है कि अगर आप मुझे 4 मिनट का मोनोलॉग देंगे तो मुझे 40 मिनट में करके बता सकता हूँ। और एक दिन वो था जब मैं 4 लाइन नहीं बोल पाता था। बच्चों की आंखों में जब मैं देखता हूं तो उनकी आंखों में बहुत सारे सपने दिखाई पड़ते हैं। पेरेंट्स से जब उनके मिलता हूं तो बहुत सारी उम्मीदें उनको मुझसे, अपार श्रद्धा वो मुझ पर दिखाते हैं। और मैं अपनी लाइफ के एक एक मोमेंट को जब मैं चल रहा होता हूँ, बच्चों को सिखा रहा होता हूँ, तो एक एक मोमेंट पे मैं चाहता हूँ कि वो बच्चों की जो उम्मीदें मुझसे हैं उस पर मैं खरा उतर सकूँ। मैंने देखा वहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे एक्टिंग के साथ साथ ध्यान भी सीख रहे हैं। मैंने शारी को ज्वाइन करवाया। मैं क्या देखती हूँ, थोड़े ही दिनों में उसमें बहुत बदलाव आने लगे। एक्टिंग के साथ साथ वो जीवन के फ़लसफ़े को भी सीखा उसने, और आज उसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। आज वो वेब सीरीज़ कर रहा है, एड शूट कर रहा है, सीरियल कर रहा है, वेब सीरीज़ कर रहा है। किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए उसकी बैकबोन उसका टीचर होता है। मैं अपना एक्टिंग इंस्टीट्यूट मुंबई फिल्म स्कूल 4 साल से रन कर रहा हूँ। मैं एक्टिंग के मामले में बहुत परेशान था। मेरे पास कोई ऐसे एक्टिंग टीचर नहीं थे जिनसे कि मैं बच्चों को आगे ले जा पाता और बच्चे उस लायक हो पाते। मुझे बहुत सारे लोगों ने दिनेश परिहार सर के बारे में बताया। उनकी टेक्निक्स, उनकी खूबियाँ बच्चों के लिए इतनी इफेक्टेड हैं। उनके इतने सारे बच्चे टीवी शो, फिल्म, वेब सीरीज़ में काम कर चुके हैं। मैंने उनसे मिलने के बाद में ऐसे बहुत सारे बच्चे प्लेस किए टीवी शो, फिल्म, वेब सीरीज़ में जो आज काम कर रहे हैं, सारे दिनेश परिहार सर के थ्रू ही हैं और उन्होंने ही उनको ट्रेन किया हुआ है। लाइफ बिल्कुल ऐसी है, बहुत सारी इसमें असफलताएं मिलती हैं, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते हैं, फ्रिक्शंस आते हैं, वो आपको छोड़ के भी चले जाते हैं। मैं संवाद या बात अपने बच्चों के बीच ही कहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि संवाद केवल एक गुरु और शिष्य में ही हो सकता है, बाकी तो सभी रिलेशन में केवल बहस होती है। क्लास के अंदर जो मैंने जाना है, जो मैंने सीखा है, वो बच्चों से बहुत कहने की कोशिश करता हूँ। क्लास के बाहर या ऐसे लोग जो आलोचनाओं से भरे हैं, वहाँ पे मैं बिल्कुल खामोश रहने की कोशिश करता हूँ और उनको जवाब देने का काम मैंने वक्त पे छोड़ रखा है। एक शख्स का नाम मैं अपनी ज़िंदगी में लेना चाहूँगा, ओशो। उनकी एक बुक हमेशा मेरे बैग में होती है। ओशो ने जीवन को सही ढंग से जीने का मुझे रास्ता दिखाया और ओशो से मुझे ध्यान मिला है, और वो ध्यान ही मैं बच्चों को देने की कोशिश करता हूँ, ताकि बच्चे आज अभी इसी वक्त में वर्तमान जहाँ पे कि जीवन है वहाँ होशपूर्वक जी सके और अपनी पूरी टोटलिटी के साथ, अपनी पूरी एबिलिटी के साथ परफॉर्म कर सके। और जब तक भी मैं हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि एक दिन मैं नहीं रहूँगा। मुझसे पहले हज़ारों लाखों लोग आए और वो नहीं रहे, और मैं अपने आप से जब ये क्वेश्चन करता हूँ कि मैं नहीं रहूँगा तो मेरा घर छूट जाएगा, मेरे रिश्ते यहीं छूट जाएंगे, मेरे बगैर दुनिया इसी तरह से चलती रहेगी। लेकिन हाँ, जो वैल्यूज़, जो शिक्षा मैंने बच्चों को दी है, कम से कम वो मेरे बगैर भी ज़िंदा रहेगी। मैं अपने सारे बच्चों से यही कहना चाहता हूँ। एक गुरु अपने सारे शिष्यों से यही चाहता है कि गुरु से उन्हें यदि कुछ चीज़ मिली हुई है तो उसको वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि लोगों के जीवन रूपांतरित हो सके।